लेकिन 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सैनिकों के हाथों पिट चुका चीन एलएसी पर अब नया पैंतरा आजमा रहा है। चीन ने नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के पास अपने एयरबेस पर एक्टिविटी बढ़ा दी है। यहां फाइटर जेट्स और ड्रोन की संख्या भी बढ़ा दी गई है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के मुताबिक चीन की हरकत साफ साफ दिखाई पड़ रही है, लेकिन इस बार हिंदुस्तान ने चीन का इलाज करने का पूरा मन बना लिया है, पूरी तैयारी कर ली और यही वजह है कि चीन बहुत डरा हुआ है। हिमाचल के उस पार अपने इलाके में तेजी से सड़कों और पुलों का निर्माण कर रहा है, वहीं वो भारत की ओर से किए जा रहे निर्माण पर ऐतराज जता रहा है। वो कहता है कि ये विवादित इलाका है, जबकि अपने अधीन इलाकों में धड़ल्ले से गांव के गांव बसा रहा है। इसी का जवाब शिलांग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। आज नॉर्थ ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं, उस पर बल दे रहे हैं। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें दोनों ओर के कुछ सैनिक घायल हुए। चालबाज चीन समय समय पर भारत के हिस्से पर अपना दावा पेश करता है, जो सरासर गलत है। विस्तारवादी नीति का समर्थक चीन न तो पंचशील के सिद्धांतों को मानता है और न ही मैकमोहन लाइन को। वहीं भारत अपने रुख पर पूरी तरह से स्पष्ट और अडिग है कि चीन भारत के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी मैकमोहन ही है। इसको चाइना नहीं मानता है, इसको लीगल स्टेटस नहीं देता है। इंडिया इसको, जब हमारे 1947 में हम आजाद हुए और चाइना 1949 में आजाद हुआ, मगर चाइना इसको लीगल स्टेटस नहीं मानता है, बट इसको एक तरह की बाउंड्री डी फैक्टो, जिसको कहते हैं डी फैक्टो जो बॉर्डर है, वो मानता है। सन 1914 में भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच सीमा को लेकर समझौता हुआ था। इस शिमला समझौते के दौरान तिब्बत और भारत ने अपनी सीमाओं को तय किया था। इस समझौते को शिमला समझौते या फिर शिमला कन्वेंशन का नाम दिया गया था। इस समझौते के दौरान तिब्बत और भारत ने अपनी सीमाओं को तय किया था। भारत की ओर से ब्रिटिश शासकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत के दक्षिणी हिस्से को हिंदुस्तान का हिस्सा माना और इस सीमा को तिब्बत के प्रतिनिधियों ने भी सहमति दी थी। अरुणाचल प्रदेश में तो वो पहले 68,000 स्क्वायर किलोमीटर की बात करता था, अब 90,000 स्क्वायर किलोमीटर की बात करता है। कहता है साउथ तिब्बत का हिस्सा है और इसी के ऊपर में पूरा का पूरा विवाद है। इसी के ऊपर में आज के दिन में जो हम बात करते हैं कि हमारी परसेप्शन, मगर दूसरे समझौतों के मद्देनजर और दूसरे समझौते जब हमारे हुए, खास करके 1988 के बाद जब राजीव गांधी गए थे, 93, 96 ये सब, तो वो मैप तक एक्सचेंज करने के लिए तैयार था और इसके बीच में बैठ करके बातचीत करके इसको सॉल्व करने की बात करता है। मैकमोहन रेखा तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन ने खींची थी। हेनरी ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच हुए शिमला सम्मेलन के मुख्य वार्ताकार भी थे। सन 1914 में शिमला समझौते के समय ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने ये समझौता किया था, लेकिन इस वक्त यहां चीन मौजूद नहीं था। शिमला समझौते में मौजूद न होने की वजह से ही चीन मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता, जबकि ब्रिटिश भारत का ये समझौता तिब्बत के साथ उस समय हुआ जब तिब्बत एक स्वतंत्र देश था। पर आज के संदर्भ में जिस तरह से वो इन मुद्दों को फिर से उठाता है, वो उसके विस्तारवाद, शी जिनपिंग आने के बाद ये उसके विस्तारवाद का एक हिस्सा हो चुका है, क्योंकि वो उसको उस डोल्ड्रम में रखना चाहता है, डोल्ड्रम में रख करके कि ये हम, क्योंकि हम चाइना ने इसको साइन नहीं किया है, तो ये कहता है कि हम इसको मान्यताएं नहीं देंगे। और कभी कभी तो ये कहता है कि हाँ, हम लोगों के बीच में बैठक हो रही है, बॉर्डर की जो है अलाइनमेंट, उसके ऊपर में हम बातचीत करेंगे और इसको समझेंगे। मगर जितनी चीजें आप जमीन पे देखते हैं, आज के दिन में कुछ भी बातचीत होती है, तो वो मैकमोहन लाइन को डी फैक्टो जो एलएसी है, लाइन फॉर एक्चुअल कंट्रोल, जिसपे एक्चुअल जिसका कंट्रोल है, इसलिए ये जद्दोजहद है।
शिमला समझौते के करीब 36 साल बाद चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। ये वही वक्त था जब तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा शरण के लिए भारत पहुंचे थे। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। 15 जून 2020 को चीन ने अपनी नापाक चाल चलते हुए गलवान में स्थिति खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन चीन के इस चाल का जवाब देते हुए भारत के जांबाज सैनिकों ने चीनी सेना को वापस खदेड़ दिया। गलवान में हुई इस झड़प में भारत के 20 वीर सैनिकों की शहीदी हो गई। इस झड़प में चीन की आर्मी के भी कई जवान मारे गए थे, लेकिन चीन ने कभी भी अपने जवानों की मौत का आंकड़ा सामने आने नहीं दिया। अब 2 साल बाद एक बार फिर से चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हालात खराब करने की कोशिश की, लेकिन यहां भी भारतीय सेना ने चीन को माकूल जवाब देते हुए वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब एक ऐसे युद्ध की कहानी जिसमें चालबाज चीन जापान के हाथों पूरी तरीके से हार गया था। एक वक्त था जब जापान ने चीन पर कब्जा कर रखा था और उसकी सड़कों पर ऐसा कत्लेआम मचाया था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। चीन की सड़कों पर जापानी सेना ने 3 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी और सड़कों पर हजारों लोगों को कैदी बनाकर उन पर बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों का ट्रायल किया था। देखिए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना ने चीनी सेना की सारी हेकड़ी निकालकर रख दी। 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में यांगसे के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प थी। चीनी सैनिकों के साथ हुई इस झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया था कि भारतीय सेना ने चीनी सेना को न सिर्फ अतिक्रमण करने से रोका, बल्कि उन्हें उनकी पोस्ट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है, अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं। इससे पहले जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई थी। उस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की मारे जाने की बात मानी थी। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कम से कम 38 चीनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया था। गलवान घाटी में झड़प के करीब 30 महीने बाद तवांग में ये झड़प हुई। इस झड़प के बाद 1962 की जंग की बातें भी दोहराई जाने लगी हैं। उस समय चीनी सेना ने जबरन हमला कर दिया था और फिर एक तरफा संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया था। जंग के 6 दशक बीत जाने के बाद भी चीन की चुनौती कम नहीं हुई है। आज चीन जहां लगातार धमकाता रहता है, तो ऐसे में इतिहास का वो दौर याद करना भी जरूरी है जब छोटे से देश जापान ने चीन में कत्लेआम मचा दिया था। और इसमें जापान बहुत ज्यादा इसके ऊपर में चाइना के ऊपर में हावी हुआ था। ये युद्ध यदि आप देखें तो जो अनलीस्ट हुआ था वो 7 जुलाई 1937 को, जब जापान ने पूरे के पूरे उस समय उनकी जो एक ये थी समझौता था या मान्यताएं थी 1922 की, इसको 5 पावर नेवल ट्रीटी कहते हैं। चीन और जापान के बीच पहली लड़ाई 1 अगस्त 1894 से 17 अप्रैल 1895 तक चली थी। उस समय जापान और चीन दोनों ही जगह राजशाही थी। इस लड़ाई की वजह कोरिया बना था। कोरिया चीन का खास दोस्त था। कोरिया के पास कोयला और आयरन बहुत था। जापान को कोरिया के प्राकृतिक संसाधन चाहिए थे। जापान ने कोरिया से अपने कोयला और आयरन जैसे प्राकृतिक संसाधन मांगे,
लेकिन चीन के कारण उसने मना कर दिया। 1884 में जापान ने कोरियाई सरकार के तख्ता पलट की कोशिश भी की, जिसे चीन ने नाकाम कर दिया। उस वक्त कोरिया की जमीन पर जापान और चीन के बीच जंग भी हुई और चीन ने जापान के सैकड़ों सैनिकों को मार दिया। आखिरकार समझौते के बाद ये जंग खत्म हुई। 10 साल बाद 1894 में जापानी समर्थक कोरियाई नेता किम ओ क्यून की शंघाई में हत्या कर दी गई। उनके शव को चीनी युद्धपोत में रखकर कोरिया पहुंचा दिया गया। जापान ने इसे अपमान के तौर पर लिया। जापान के 8000 सैनिकों ने कोरिया पर चढ़ाई कर दी। इस लड़ाई में चीन भी कूदा और 1 अगस्त 1894 को जंग शुरू हो गई। जापान की शाही सेना के आगे चीन की सेना कमजोर थी। मार्च 1895 तक जापानी सेना ने चीन के शैंगडोंग प्रांत और मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। जापानी सेना ने चीन के समुद्री कारोबार के ठिकानों को निशाना बनाया। आखिरकार चीन ने हार मान ली और 7 जुलाई 1937 को बहुत बड़ी झड़प हुई थी, जिसको सबसे पहले जो मानते हैं उसको, जैसे बीजिंग अभी कहते हैं, उसको पेकिंग कहते थे उस समय। तो पेकिंग, आउटस्कर्ट ऑफ पेकिंग में पहले बार एक्सचेंज हुआ और उसमें बहुत ज्यादा लोग, 15 मिलियन, आपने कहा 3 लाख, टोटल वॉर के अंदर में 15 मिलियन डेड हुए थे चाइनीज। 1911 में चीन में राजशाही का अंत हो गया और 1914 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। जापान इस युद्ध के बड़े खिलाड़ियों में था। जनवरी 1915 में जापान ने चीन को 21 मांगों का एक पत्र भेजा। मई में जापान ने चीन को मांगे नहीं मानने पर युद्ध की धमकी दे दी। आखिरकार चीन को जापान की मांगे माननी पड़ी। इससे चीन पर जापान की पकड़ और मजबूत हो गई। मांगे मनवाने के बाद चीन को लेकर जापान थोड़ा शांत हो गया, लेकिन 1931 में मंचूरिया के मुगदेन में एक घटना ने जापानियों को मंचूरिया पर आक्रमण करने का बहाना दे दिया। एक बार यहाँ स्थापित होने के बाद जापानियों ने एक कठपुतली सरकार बनाई और किग राजवंश के आखिरी राजा पुई को यहाँ का प्रमुख बना दिया। ये वो दौर था जब चीन में राष्ट्रवादी सरकार, कुओमितांग और कम्युनिस्ट पार्टी में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। नतीजा ये हुआ कि चीन की राष्ट्रवादी सरकार को जापान से ज्यादा कम्युनिस्टों से निपटने की जल्दी थी। जुलाई 1937 में जापान ने फिर से चीन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जापानी सेना ने चीनी सेना के जवानों पर खुलेआम गोलियां चलाई और उनकी हत्या कर दी। जापान से निपटने के लिए राष्ट्रवादी और कम्युनिस्ट साथ तो आए, लेकिन मन से साथ नहीं थे। इससे जापान को फायदा पहुंचा। जापान की सेना भी मजबूत थी और उनके पास उस वक्त के एडवांस्ड हथियार भी थे। चीन की सेना जापान के आगे ढेर होती गई। जापानी सेना ने अपने टैंक चीन पर चढ़ा दिए, जबकि चीन के पास उस समय एक भी टैंक नहीं था। और उनका मेन कारण यह था कि उनके पास वो बहुत ओपियम खाते थे उस जमाने में, बहुत ज्यादा चाइनीज। उनके मॉडर्नाइज नहीं थी, वेपन सिस्टम नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी, उनके पास कन्वेंशनल फोर्स नहीं था। और जो खास करके नानजिंग की बैटल कहलाती है ना, जहां पर तकरीबन 3 लाख चाइनीज ट्रुप मारे गए थे। जापानी सैनिक अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात थे। उन्होंने चीन की सड़कों पर खुलेआम कत्लेआम मचाया। दिसंबर 1937 में नानजिंग की सड़कों पर जापानी सैनिकों की भयानक क्रूरता देखी गई। ऐसा अनुमान है कि उस समय नानजिंग में जापानी सैनिकों ने 3 लाख लोगों की हत्या की थी और इनमें से ज्यादातर आम लोग थे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि उस समय जापानी सैनिकों ने चीनी नागरिकों को जिंदा दफना दिया था। सैकड़ों हजारों की मशीन गन से हत्या कर दी। चीन को उस समय तत्कालीन सोवियत संघ का समर्थन जरूर था, लेकिन जापान की सेना के आगे सब कमजोर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, चीन से झड़प को लेकर तवांग चर्चा में लगातार बना हुआ है, लेकिन अब हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयारी कितनी जबरदस्त हमारी हो चुकी है। और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में नए मोबाइल टावर्स लगाए जा रहे हैं और इसके अलावा एलएसी के पास वाले इलाकों में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं और इसी तरह टावर लगाने का काम लगातार जारी है। सरकार की कोशिश विकास के जरिए चीन की गुस्ताखियों का जवाब देने पर है और नए टावर लगने से इलाके में जो है मोबाइल कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, वहीं इंटरनेट का भी इस्तेमाल आसान हो जाएगा। अभी तो बहुत सुधार आया है। तो अभी हम लोग 2-3 साल से हम लोग अभी फेसबुक चला सक रहे हैं, व्हाट्सएप चला सक रहे हैं। अभी बहुत मतलब तो में मतलब बहुत अच्छी तरह से मतलब गवर्नमेंट हमारा सरकार नरेंद्र मोदी जी सब कुछ अच्छा ही कर रहा है। हाँ, बॉर्डर में पहले तो मतलब नहीं पकड़ता था, लेकिन अभी तो देखा जाएगा तो जहाँ तक हम बॉर्डर एरिया मतलब बमला हो गया, ये वाई जंक्शन हो गया, किलोमीटर, जहाँ भी हम लोग यहाँ से ऊपर चलते हैं तो एयरटेल का नेटवर्क तो अभी फास्ट चल रहा है वहाँ पे।